नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट। जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, एसएससी जीडी का एग्जाम है, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन। तो सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं क्लास, उनको मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर आपको पिछली सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो झटाक से जाइए, आप चैनल पे क्लिक कीजिए जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर, और वहां पे सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, वाह, लॉ ऑफिसर से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया। तो देखो, हु इज नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? भारत का पहला कानूनी अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत का पहला कानूनी अधिकारी किसे कहा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या लॉ सेक्रेटरी? देखो, वैसे तो बी वाला आंसर नहीं है, पर यहां देखो ये मिस्टेक है। कंट्रोलर होता है। क्या होता है वो? कॉम्प्ट्रोलर। कॉम्प्ट्रोलर होता है, कंट्रोलर नहीं होता। तो यहां देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। किसको कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो है, उसे कंट्री का पहला कानूनी अधिकारी बोला जाता है। अब भारत के महान्यायवादी के बारे में अगर बात करें, तो इसके बारे में जो संविधान में प्रावधान दिए हैं, प्रोविजन दिए हैं, वो आर्टिकल 76 में दिए हैं। किस में दिए हैं? आर्टिकल 76 में। तो आर्टिकल 76 के अनुसार भारत में महान्यायवादी बनाया जाता है, और ये कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। और भारत के महान्यायवादी के बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? भारत का महान्यायवादी कौन बन सकता है? तो उसके लिए योग्यता क्या होती है? तो उसके लिए योग्यता होती है कि सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा जो है, या तो 5 साल, या तो 5 साल किसी भी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया हो, या फिर 10 साल, 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट के रूप में काम किया हो। एडवोकेट के रूप में काम किया हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफिकेशन वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की क्वालिफिकेशन यही होती है। ठीक है, और जो व्यक्ति क्वालिफिकेशन पूरी करता है उसको अपॉइंट किया जाता है। उसको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और समय से पहले ये राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं अगर पद छोड़ना चाहें। काम क्या है इस व्यक्ति का? भारत के महान्यायवादी का काम क्या है? तो भारत के महान्यायवादी अभी वर्तमान में कौन है, ये भी ध्यान रखना है आपको। वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है आर वेंकटे रमनी। वेंकटे रमनी, ये आपके करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है भारत सरकार के। ठीक है, काम क्या होता है? तो भारत के महान्यायवादी का काम होता है सरकार को कानूनी सलाह देना। कानूनी सलाह देना, लीगल मैटर्स पर सरकार को कानूनी सलाह देना। इसके अलावा राष्ट्रपति जो भी जिम्मेदारी उनको देते हैं, वो जिम्मेदारी भी वो पूरी करते हैं, और राष्ट्रपति भी समय समय पर परामर्श लेते रहते हैं कानून संबंधी जो मामले हैं उनसे संबंधित। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल होता है। ओवरऑल इसे कंट्री का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। बहुत बढ़िया भाई। दूसरा है द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार के लिए आधिकारिक कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार में कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो देखो, अगर पहला क्वेश्चन अभी आपने किया है
ये पहला क्वेश्चन आपने किया है तो उस बिहाफ पे आंसर दीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है अटॉर्नी जनरल, है ना। और स्टेट गवर्नमेंट का अब पूछा है आपसे, यहां स्टेट गवर्नमेंट का पूछा है कि राज्य सरकार में ऑफिशियल लीगल एडवाइजर कौन होता है। राज्य सरकार में ऑफिशियल लीगल एडवाइजर कौन होता है, तो बताओ कंपेयर करके। तो जिस प्रकार देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही हर राज्य में जो है एडवोकेट जनरल होता है, हर राज्य में एडवोकेट जनरल होता है। इसे कहा जाता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कहा जाता है इसको, ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता। तो ये आपका जो आता है वो आर्टिकल 165 के अंडर में आता है, आर्टिकल 165 के अंडर में आता है एडवोकेट जनरल। ये बिल्कुल वैसा ही ऑफिसर होता है जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ठीक वैसा ही अधिकारी ये राज्य सरकार में होता है। तो राज्य सरकार का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन हुआ, एडवोकेट जनरल, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत होती है और इसकी नियुक्ति करता कौन है, तो राज्य के जो गवर्नर हैं वही इसकी नियुक्ति करते हैं, राज्य के जो राज्यपाल हैं वही इसकी नियुक्ति करते हैं। अब इनका भी सेम वही है, अगर ये समय से पहले इस्तीफा देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा, बहुत लोग हैं, कमी कोई नहीं है, आप चले जाओ दूसरे आ जाएंगे। इस्तीफा दे सकते हैं राज्यपाल को, राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं ये, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, एडवोकेट जनरल बनने के लिए, राज्य में महाधिवक्ता बनने के लिए क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जो हाईकोर्ट में जज बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है, हाईकोर्ट में जज बनने की जो क्वालिफिकेशन होती है वही सेम क्वालिफिकेशन एडवोकेट जनरल बनने के लिए होती है। और क्या होती है क्वालिफिकेशन हाईकोर्ट में जज बनने की, तो भारत का नागरिक और दूसरा 10 साल एडवोकेट के रूप में काम किया हो, 10 साल एडवोकेट के रूप में काम किया हो किसी भी हाई कोर्ट में, याद रहेगा ये। तो ये दोनों जो ऑफिसर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं इंडियन पॉलिटी में, प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी समय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस पे। तो दो ऑफिसर्स आपको याद रखने हैं, पहला हमने इससे पहले डिस्कस किया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई, और दूसरा है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये आर्टिकल 76, ये आर्टिकल 165, ठीक है। ये दोनों ही लॉ ऑफिसर होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार में होता है और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट राज्य सरकार में होता है, ठीक है जी, याद रखेंगे। तो सरकार का जो पक्ष है, सरकार का पक्ष कोर्ट में रखने के लिए ये होते हैं, ये सरकार के पक्ष को कोर्ट में रखते हैं, ठीक है जी, क्लियर। चलो आगे देखें। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं दी, निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में बिल्कुल भी भागीदारी नहीं दी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। बता दो भाई, जल्दी से बता दो तीसरे का आंसर। तो देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल भी जो है कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि देखो 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ बेसमेंट बनाया था इसका, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी पूरी कुतुब मीनार नहीं बनवाई थी, इसने सिर्फ बेसमेंट बनवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया, तो इल्तुतमिश ने जो है इसके कुतुब मीनार को पूरा बनवाया, कुतुब मीनार को जो है पूरा कंप्लीट करवाया। समझ आ गया? कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया कब? 1368 में। कब करवाया?
1368 में। तो इल्तुतमिश ने काम करवाया इसमें 1368 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की, जहां सिर्फ बेसमेंट तैयार हुआ था इसका, और इल्तुतमिश जब शासन में आया तब उसने कुतुब मीनार के बाकी के फ्लोर बनवाए 1368 में। ध्यान रखना है ये। अब हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से किसका संबंध नहीं रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो है कोई संबंध नहीं है कुतुब मीनार से। समझ आ गया? तो ये याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार पे, इससे पे सवाल पूछा जाता है। ठीक है। हु वॉज द फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद? किताब उल हिंद का ऑथर कौन है? किताब उल हिंद का ऑथर कौन है? चौथा प्रश्न है आपके सामने, जवाब दें जल्दी से। किताब उल हिंद, ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार। ऑप्शन क्या दिए हैं? हसन निजामी और मिनहाज उस सिराज अल बरूनी और शाम्स ए सिराज अफीफ। तो किताब उल हिंद जो रचना है, किताब उल हिंद जो ग्रंथ है ये, इसके फेमस ऑथर कौन है? तो वो है अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। और अल बरूनी कहां से बिलोंग करते हैं? उज्बेकिस्तान से। कहां से? उज्बेकिस्तान से संबंध रखते हैं अल बरूनी। तो ये याद रखने हैं, किताब उल हिंद, किताब उल हिंद के रचयिता कौन है? तो वो है अल बरूनी। याद रखेंगे। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन में किस देश का नाम आता है? चाइना, यूएसए, इंडिया, ब्राजील। पांचवा बता दो भाई, पांचवा। तो देखो, वेजिटेबल्स के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में जो सबसे टॉप पर है वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। ठीक है, वो कौन सी कंट्री है? चाइना वो देश है जो सब्जी उत्पादन में सबसे आगे है। मोस्टली ज्यादातर चीजों में और जो है चाइना आगे ही है ना। बहुत सी चीजें चाइना में टॉप पर हैं, तो सब्जी उत्पादन में भी चाइना सबसे टॉप पर है वर्ल्ड में। ऐसा कौन बोल रहा है? कहां से बता रहा हूं मैं आपको? तो ये सोर्स है आपका, जहां से मैं आपको बता रहा हूं कि चाइना उत्पादन में ये सबसे आगे है। सॉरी, वेजिटेबल उत्पादन में चीन सबसे आगे है। ये FAO की रिपोर्ट है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो चाइना है वो वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे आगे है। चाइना जो है वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे आगे है। तो याद रखेंगे आप। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या प्रदान करती है? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या प्रदान करती है? तो मोर क्वालिटी लाइफ ऑन विलेज लेवल, यानी कि ग्रामीण स्तर पर अधिक गुणवत्तापूर्ण जीवन। दूसरा, एडिशनल लेबर एम्प्लॉयमेंट, अतिरिक्त श्रम रोजगार। तीसरा, बेनिफिट्स ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस, पेंशन और बीमा के लाभ देती है। चौथा, एडेड हाउसिंग फैसिलिटी, आवास सुविधाएं प्रदान करती है। आवास सुविधाएं प्रदान करती है। बता दो भाई। तो देखो, ये क्या करती है? पेंशन और इंश्योरेंस देती है। क्या देती है? पेंशन और इंश्योरेंस देती है। और बात करें इस स्कीम की, तो ये 1 जुलाई 2001 में इसको शुरू किया गया था। ये जो योजना है कृषि श्रमिक सामाजिक योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक योजना, इसकी शुरुआत भारत में कब हुई? तो इसकी शुरुआत भारत में हुई 1 जुलाई 2001 को। कब होती है? 1 जुलाई 2001 को। जिसका काम क्या है? पेंशन और बीमा के लाभ देना। जो फार्मर्स हैं उनको पेंशन और बीमा के लाभ देना। तो जो फसल का इंश्योरेंस होता है तो वो इंश्योरेंस का लाभ प्रदान करना, पेंशन का जो लाभ प्रदान करना। तो ध्यान रखेंगे,
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है पेंशन और बीमा के लाभ देती है। अब सुरक्षा लगा हुआ है तो इसका मतलब है बीमा का कवच प्रदान करती है। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, 1 जुलाई 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? जो इनर मोस्ट लेयर है, व्हाट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे क्या बोला जाता है? जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पे ये ठीक है, एक हो गया हिस्सा ये और एक हो गया ये, तो इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? पढ़ा होगा आपने, इस वाले हिस्से को बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट बोलते हैं। इस वाले को बोलते हैं मेंटले, इस वाले को बोलते हैं मेंटले, और इस वाले हिस्से को बोलते हैं कोर, इस वाले हिस्से को बोलते हैं कोर। ठीक है, अब यहां ये क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे ये जो है महाद्वीपीय भूपर्पटी, ये जो है जैसे ये, तो इसे बोलेंगे क्या? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलेंगे इसको। और ये जो दूसरा है उसी के बाजू में यहां होता है पानी, यहां होता है पानी, तो इसको बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि जो सबसे भीतरी परत होती है अर्थ की, उसको क्या बोला जाता है? भीतरी परत को क्या बोला जाता है? तो देखो, भीतरी परत को बोला जाता है इनर कोर, क्योंकि यहां एक चीज और समझो आप, मेंटले को भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ये अपर मेंटले, ये अपर मेंटले, ये लोअर मेंटले, है ना। वैसे ही कोर को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, ये आउटर कोर हो जाएगी ऊपर, आउटर कोर बाहरी, और ये लास्ट नीचे वाली हो जाएगी इनर कोर, इनर कोर। ठीक है, तो जो इनर कोर है वो सबसे भीतरी पार्ट होता है पृथ्वी का, ये सबसे भीतरी पार्ट होता है इनर कोर। ठीक है, अब इनर कोर में पाया क्या जाता है? तो इनर कोर में जो पाया जाता है वो है नेफे, नेफे पाया जाता है ना, यानी कि निकिल और आयरन, लोहा, लोहा पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है इस वाले हिस्से में। तो समझ आ गया ना? ये आप जो है ये इसे बोलते हैं हम लेयर्स ऑफ द अर्थ, इसे क्या बोलेंगे? लेयर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की परत बोलते हैं इसको। ऊपरी हिस्से को क्रस्ट बोलते हैं, और जैसे नीचे जाएंगे फिर मेंटले आएगा, फिर मेंटले से नीचे जाएंगे कोर आएगा। कोर जो है सबसे अंदरूनी भाग होता है, सेंटर वाला, जो बहुत ही हॉट होता है ना, तो ध्यान रखना है। Which layer of the earth is responsible for generating its magnetic field? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है? आपको पता है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है खींचती है अपनी तरफ। तो आपसे वही पूछा गया है कि पृथ्वी में ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए पृथ्वी की कौन सी लेयर जिम्मेदार है? पृथ्वी की कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है बाहरी कोर, इसके लिए जिम्मेदार है बाहरी कोर। यहां पीछे देख लीजिए, ये इनर कोर नीचे और ये आउटर कोर ऊपर, तो ये जो हिस्सा है ये जिम्मेदार होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकत्व, उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो आउटर कोर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल पूरी कोर में ही पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर कहां पाया जाता है ये चुंबकत्व? ये आउटर कोर में पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे, एक सेकेंड। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट?
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, देखो ये होता है आपका मॉनिटर, है ना, यहाँ विंडोज लिखा होगा जब आप चालू करेंगे कंप्यूटर, तो ये होता है मॉनिटर, और ये आपका हो गया कीबोर्ड, कीबोर्ड, फिर इधर ही आपका होता है ये सीपीयू, ये होता है सीपीयू आपका, है ना। तो यहां देखें, ये जो सीपीयू है, इस सीपीयू का मेन काम क्या है, तो ध्यान रखेंगे सीपीयू को भी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। और सीपीयू क्या करता है, जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, जो भी कैलकुलेशन करनी होती है, ये सब सीपीयू के अंदर में ही होता है। अब सीपीयू के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, सीपीयू के अंदर कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, है ना। तो यहां पे सीपीयू क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, गलत, एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस देता है, डिस्प्ले आउटपुट करता है, या मैनेज मेमोरी, मेमोरी को मैनेज करता है। तो ध्यान रखना, जो भी काम आप कंप्यूटर से करने के लिए कहते हैं, इनपुट डिवाइस के माध्यम से आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, काम करने के लिए कहते हैं, फिर कंप्यूटर उस काम को करता है, तो वो काम जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है ना। तो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, जो निर्देश आपने दिए हैं उन निर्देशों का पालन करना और उन निर्देशों के हिसाब से काम करना, ये सीपीयू का काम होता है। किसका काम होता है, सीपीयू का काम होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कीबोर्ड से प्रेस किया 1+1 और यहां एंटर की है, एंटर की प्रेस कर दी, तो यहां आपको तुरंत 1+1=2 दिखाई दे जाता है। लेकिन जब आपने 1+1 इनपुट दिया, उसके बाद सीपीयू के पास गया, वो सीपीयू ने समझा उसको कि जोड़ना है, इसको जोड़ने के बाद 2 कर दिया उसने, और आपको आउटपुट डिवाइस जो आपकी मॉनिटर है उस पर 2 दिखाई देने लगा। तो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किसने किया, सीपीयू ने किया। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बात करें हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो देखो, मॉनिटर रिजल्ट दिखाने का काम करता है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है, आपके हाथ में आ जाता है पेपर, ये आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, इसके माध्यम से आप काम करवाते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो ये कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर, गाना आपको सुनाई देता है, तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आपसे पूछा है इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये प्रश्न हमने डिस्कस किए। आई होप चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। क्लास अगर अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करें आप, और अपना फीडबैक शेयर करना जरूर, फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।